जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारी 10वीं नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 9 क्लासें करा दी हैं और आज ये हमारी 10वीं नंबर की क्लास है। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं, जैसा कि हम हर क्लास करने से पहले बताते हैं आप लोगों को। ये जो क्लास है वो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए और उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का धुआं उड़ाने के लिए दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत सारी ट्रिकें बताई हैं, लेकिन ये एक मेन ट्रिक है। तो उसी ट्रिक के अनुसार हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो यूथ के प्रैक्टिस सेट आप लोग लेके आना। हमने सभी भाई बहनों को बताया है, बहुत से भाई ले भी आए हैं। आप लोग यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उन यूथ के प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप घर पे लगाइएगा और हमारे साथ यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा। कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं, उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम यहाँ पर अपनी क्लास में विस्तार से आप लोगों को समझाते हैं और चारों जो ऑप्शन रहते हैं हमारे क्वेश्चनों के, जो चारों आंसर रहते हैं, उनका हम भी पोस्टमार्टम करके बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे और यहाँ पर आंसर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत उच्च हो जाएगा। ठीक है, और मेरा वादा है कि आप लोगों का 1 से 20 प्लस नंबर हर हाल में आने ही आने सीटेट के अंतर्गत, चाहे आप प्राइमरी का दो या जूनियर का दो, कोई सा भी दो, दोनों में से। और उन दोनों में से आपके 100% बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं यदि आप लोगों ने ये ट्रिक अपना ली। कौन सी? कि आप एक तो यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उनमें जो भी सीटेट के अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उन क्वेश्चन पेपर को आप एकदम घोल के पी जाइएगा और हमारी क्लास को उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आप हमारे साथ रिवाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपने इस शिवम स्टडी परिवार को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, ये यहीं तक एंड नहीं है कि हमने आपको सीटेट का प्रैक्टिस सेट करा दिया तो बस। देखो, सीटेट का एग्ज़ाम जैसे ही आपका हो जाएगा, आपका रिजल्ट निकलेगा, आपको खुद ब खुद ये मालूम पड़ जाएगा कि इस क्लास की जो इम्पोर्टेंटता है वो आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देखो भले ही मेरी क्लास नहीं है, मेरा चैनल नया है, लेकिन पढ़ने लिखने के मामले में दोस्तों हम नए नहीं हैं। तो मुझे अच्छे से मालूम है सीटेट वाला क्वेश्चन कहाँ रखता है। XYZ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं सभी की तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए, सीटेट वाले भाइयों और बहनों के लिए, तो जो भी भाई बहनों ने अभी तक ये आपका अपना ही परिवार है, ये शिवम स्टडी परिवार है। इसमें लगभग आपको ये बता दें 60,000 से अधिक तो आपके ही भाई बहन सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आप लोग, अब बारी है आप लोगों की, तो आप लोग भी इस परिवार में जुड़ जाइएगा और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 60,000 लोग तो जुड़ गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया। तो आप लोग क्या सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत कम आए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और बिल्कुल एकदम आप बेफिक्र होकर के अपनी जो सारी टेंशन है वो साइड में रख दो और बस मुझ पे भरोसा कीजिए और जितना हमने बताया आप उतना कर लो, 100% आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि इससे पहले जो 59 नंबर क्वेश्चन है वो दोस्तों हम करा चुके हैं अपनी 9वीं नंबर की क्लास में। आज ये 10वें नंबर की क्लास है, तो 10वें नंबर की क्लास में हमारा 60 क्वेश्चन है पहले नंबर का। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग बहुत ही देखो, ये पेडागोजी टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हिंदी के ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, कोई ऐसे सरल क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रिवाज कीजिएगा, आपको कठिन ही सरल लगने लगेंगे। क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार ये बताया है कि
क्वेश्चन को करने से पहले एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन को समझना, ठीक है। उसका आंसर देने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद कंसीडर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आकर क्या पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में दोस्तों एक मेन पॉइंट दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट दिया होता है। आप लोगों ने अगर उस मेन पॉइंट को पकड़ना सीख लिया तो उसी पॉइंट को पकड़ के आप पूरा क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी यही होता है कि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत से भाई ये बोलते हैं कि हम जब लाइब्रेरी में या घर में या कोचिंग में कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं और एग्ज़ाम में हमारे कम नंबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो बड़े ही ध्यानपूर्वक एकदम तब कुछ उस क्वेश्चन को उसी पे मतलब एकदम कंसीडर होके एकदम ध्यान दे के आप पढ़ते हो, तो वो आपका एकदम क्वेश्चन समझ में आता है और उसका आंसर आप दे देते हो। और एग्ज़ाम में क्या करते हो, आप फटाफट जल्दबाजी करते हो, तो जल्दबाजी में ना तो क्वेश्चन आपके समझ में आता है और ना आंसर। फिर जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कर दोगे तो फिर आप आंसर किसका दीजिएगा, गलत कर देंगे आप। इसीलिए यही कारण है। तो इसलिए जब भी एग्ज़ाम में जाएँ तो बहुत ही एकदम कूल माइंड होकर के, बिल्कुल देखो प्रेशर तो रहता है, सभी के ऊपर प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम प्रेशर, लेकिन कोई बात नहीं, उसको एकदम साइड में रखिएगा और बस कुछ वो एग्ज़ाम आने दो, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल अपनी पढ़ाई करो, मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में जाना। कुछ हम ऐसी ट्रिकें आपको बताएंगे, लगभग आपको हम 12 या 13 दिसंबर तक हम ऐसी ट्रिक बता देंगे आप लोगों को कि 100% आप लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा। और उसके बावजूद कोई कठिन क्वेश्चन आएगा, बहुत हम क्लास में बताते चले जा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी हम कुछ ट्रिकें और बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन है, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बहुसांस्कृतिक इसमें मेन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। बहुसांस्कृतिक इसका मतलब आप समझते हो, बहुसांस्कृतिक यानी कि एक कक्षा है और उस कक्षा में अलग अलग संस्कृति को मानने वाले बच्चे बैठे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें, एक ही कक्षा में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग बैठे हैं, तो इन लोगों की क्या, सभी की अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। तो वही ये बात कह रहा है क्वेश्चन कि एक कक्षा एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी जो पृष्ठभूमि है मेन है वो बहुसांस्कृतिक है, अलग अलग संस्कृति वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृति मानने वाले बच्चे बैठे हैं, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा विचार उचित है, ए ऑप्शन। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बी भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। दोस्तों 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव है, आप उन ऑप्शनों को बिल्कुल काट सकते हो। देखो हमने ऐसे ही नहीं आप लोगों को बताया कि आप लोग यूथ के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग मेरी क्लास भी लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें आपको ट्रिक बताते हैं करने की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है देखिएगा क्वेश्चन के अंतर्गत आप, तो अब डी ऑप्शन पे आइएगा। पहले मैंने कहा नेगेटिव पॉइंटों को काटो। सीटेट क्या है, नेगेटिव पॉइंट बच्चे के प्रति आप नेगेटिव में मत जाइएगा, हमेशा पॉजिटिव बोलिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या बलपूर्वक विकसित करनी होती है, भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक, ऐसा भी नहीं है। जो व्याकरण के ज़्यादा नियम सिखा दोगे तो क्या बच्चा भाषा सीख जाएगा, नहीं सीखेगा ना, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा सी वही हमारा आंसर है, ठीक। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये कह रहा है परिवेश मतलब समझते हो, आप जहाँ बैठे हो वही आपका परिवेश है, ठीक है। आपके ऊपर नीचे चारों तरफ जो, तो
क्लास का जो माहौल है, देखो सीधी सरल भाषा में समझो आप लोग, परिवेश को छोड़ो। परिवेश जब क्लास में जो बच्चा रहेगा तो बच्चे का परिवेश क्या है, क्लास है। ठीक है, तो जो क्लास का ऐसा माहौल बना दिया जाए, क्लास का ऐसा माहौल बना दिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चा एकदम जो भाषा सिखाई जाए वहाँ पर तो सभी बच्चे एक साथ, अर्जन मतलब क्या होता है, ठीक है, सीखना होता है, ग्रहण करना, ठीक है। तो ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चा एकदम अच्छे से उस भाषा को सीख सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, आइएगा। देखो दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा ये सब बोलता बहुत है, तो देखो दोस्तों, जो भी हम बोलते हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही बोलते हैं आप लोगों के लिए। देखो मुझे ट्रिक भी बतानी होती है, तो भाई ट्रिक मैं इसी टाइम में ट्रिक भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी समझाऊंगा, आंसर भी दूंगा आपको। ठीक है, इस वजह से तो अभी तक आप लोगों ने अगर क्लास शेयर नहीं की है तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। दोस्तों आप लोग देखो, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वीडियो बहुत दिखती है सीटेट वाली, लेकिन आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो ये बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, कमेंट तो आप लोग कुछ ना कुछ तो कमेंट में लिखो। अरे कुछ नहीं तो एक गाली ही लिख दो मुझे, ठीक है, हम गाली पढ़ के भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइएगा 61 पे। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श, आदर्श का मतलब आप लोग समझते हो ना, सुशील सज्जन व्यक्ति। ठीक है, तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए, ठीक है, शिक्षक कौन सा है, हिंदी का। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, ए ऑप्शन, व्याकरण का ज्ञान होना, बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, सी शुद्ध उच्चारण कराना, और डी उपरोक्त सभी। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे क्या करते हैं, चाहे आंसर कुछ भी हो, अगर उपरोक्त सभी आता है तो बस उसी को लगाना ही लगाना है। ये तो उनका एक रूल है लगाने का। ठीक, तो चलो ठीक है, हम भी आपके रूल को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं आपके रूल को। तो 61 का हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक आदर्श शिक्षक है तो शिक्षक की बात कर रहा है, तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उसे। हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। जब भी टीचर क्लास में पढ़ाता है तो हर एक वर्णों का जो उच्चारण करता है वो कैसा होना चाहिए, एकदम शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से उस भाषा को समझ सके। और इसके बावजूद दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो एकदम सुस्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए और 45 डिग्री पे उसे खड़ा होना चाहिए। ये कुछ नियम है साइकोलॉजी के अनुसार। आते हैं दोस्तों 62 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य ए स्वानुभूति विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, बी साहित्य का रसास्वादन करना, बी सी धैर्यपूर्वक सुनना, और डी भाषा और साहित्य में रुचि। अभिवृत्त्यात्मक, ठीक है, तो 62 आप लोग बताइएगा। तो इसका हमारा तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कोई टफ होता है तो उसका आंसर वो एक नंबर पे ही रख देता है। और जो सबसे कभी कभार ये और हो जाता है कि मैंने बताया ना आपको 95% ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा आंसर होता है, ऑप्शन जो सबसे बड़ा होता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा ये सहानुभूति विचारों व भावों को अभिव्यक्ति करना क्या अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होता है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य सहानुभूति विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना है। इसके अंतर्गत दोस्तों आइएगा, थोड़ा नहीं ये टफ है, हम आपको समझाते हैं जो अभिवृत्त्यात्मक मतलब क्या है। ठीक है, हम आपको बहुत समझाते हैं। तो इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी सुनाना, यात्रा इत्यादि का वर्णन करना, निबंध लिखना, संवाद लेखन इत्यादि। इन क्रियाओं द्वारा बालक की अभिवृत्तियों का पता लगता है। अभिवृत्ति समझते हो, जो अंदर की जो वृत्ति होती है ना, कहते नहीं कि इसका स्वभाव कुछ और कैसा है, किसी का स्वभाव कुछ, हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है ना। तो वही स्वभाव ही दोस्तों क्या है, वो स्वानुभूति है ना, तो स्वभाव ही हमारी स्ववृत्ति है।
यानी कि वो अभिवृत्ति है, स्वभाव। तो उसी स्वभाव, किसी का स्वभाव ऐसा है कि वो बिल्कुल सीधा साधा है, कुछ झगड़ालू होते हैं, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कविता पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ निबंध लिखना पसंद करते हैं पसंद, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो वही है कि स्वानुभूति विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। आपके अंदर कैसे भाव हैं, कैसे विचार हैं, तो आप लोग बोल करके, लिख करके, मतलब स्वानुभूति तरीके से आप लोग उन विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। टिक लगा दें, सॉरी, ए ऑप्शन। 63 नंबर पे आते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। समावेशी कक्षा, ठीक है। तो समावेशी कक्षा का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं। हर तरह का विद्यार्थी बैठा है, अलग अलग तरह का, ठीक है। कुछ होशियार हैं तो भाई, कुछ निल हैं, कुछ बीच के हैं, बीच ना होशियार है निल है, ठीक है। तो वही हमारी समावेशी कक्षा कहलाती है। तो ए ऑप्शन। हाँ, अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने के योग्य है। क्या जिम्मेदारी नहीं है। बस आप लोग इस नहीं को बहुत अच्छे से, इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। मतलब नहीं है के लिए आपको एक आंसर देना पड़ेगा, लेकिन है उसमें आपके जो भाषा की जिम्मेदारी है वो 3 ऑप्शन तो इसके पॉजिटिव में जाएंगे, और जो एक ऑप्शन कुछ आपको पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि ये नेगेटिव ऑप्शन है, तो आप लोग उसी को आंसर कीजिएगा। 100% आपका वो सही जाएगा। आइएगा देखते हैं ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बी, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऐसा है दोस्तों, उस देखो ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक पढ़ दिया और बस आंसर लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप चारों पढ़ेंगे तब आपको कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन एक से रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। और जो सटीक होता है मुझे वही आंसर टिक करना होता है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बी, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। डी, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। आइएगा दोस्तों, नहीं है वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट आप लोग अगर समझ में आ रहा है आपको तो मुझे आंसर दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट को पकड़ के आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। और वो पॉइंट इसके नेगेटिव भी गया है, तो देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। आकलन मतलब समझते हो, आप कक्षा में गए, आप वहाँ देख रहे हो कि किसी बच्चे की आपने कॉपी ली, अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, आपने कुछ भी उससे नहीं कहा, क्या अति उदार बनना, ठीक है। आकलन जब कर रहे हैं, उसकी कॉपी आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, तब भी आप अति उदार बनेंगे क्या? अरे उसे थोड़ा तो डांट फटकारेंगे, नहीं कुछ ना कुछ तो कहेंगे ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। कुछ मतलब डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, लेकिन उससे कुछ प्रेरणा वाले शब्द तो बोलेंगे ना। तो यही अति वाला, अगर आपने अति पॉइंट पकड़ लिया ना, तो इसके हिसाब से भी अति ये नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। आइएगा, यही है हमारा तरीका पढ़ाने का। हम रटवाते नहीं, हम समझाते हैं। और जितने भी भाई अभी तक लगातार एक महीना लगभग हो गया होगा प्रैक्टिस सेट, 20-25 दिन तो हो गए होंगे, तो जो भाई लगातार जुड़े हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं इसका क्लास में इसमें। तो 64 पे आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ए, समस्याएं। आपको जो डैश है ना दोस्तों, जो आपको ये डैश दिख रहा है, इस डैश में आपको ये भरना है। ए ऑप्शन क्या समस्याएं भरेंगे, बी भाषा,
सी पाठ्य पुस्तकें और डी कमियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है तो वो आप लोगों को बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से हम देख देते हैं, बोल देते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी क्या भाई, कोई समस्या, तो छोटा बच्चा है उसे पढ़ा दो तो पढ़ा दो, कोई समस्या तो लेके नहीं आएगा, सवाल कोई क्वेश्चन लेके आएगा बताइएगा, नहीं कुछ भी नहीं। भाई छोटा बच्चा ही वो तो आया है पहली पहली बार, क्या उसके अंदर कोई कमी है? कोई उसके अंदर कमी भी नहीं है, कमी भी नहीं है कोई, और समस्याएं नहीं है। और पाठ्य पुस्तकों शुरुआत में कहाँ लेके आएगा छोटा बच्चा? तो वो अपनी भाषा लेकर आता है। कौन सी? लोकल लैंग्वेज, मदर टंग। ठीक है, वो अपनी मातृभाषा लेकर के आता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। आइएगा दोस्तों, उचित कथन। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट को काट दो, जो पॉजिटिव बचेगा वही आपका उचित कथन बचेगा। क्या बोल रहे आप लोग? नेगेटिव पॉइंट काट दीजिएगा और जो बचेगा पॉजिटिव पॉइंट, तो वह आपका आंसर होगा। आइएगा देखते हैं 65। तो 65 पे आते हैं। ए ऑप्शन, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम। अरे ऐसा तो है नहीं, वो अभिभावक मतलब जो माता पिता है उनको व्यस्त रखेंगे गृह कार्य में, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक, और गृह कार्य देना, अति, अति वाला शब्द बहुत ही नेगेटिव है, काट दो इसे। ठीक, और गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र, क्या बोल रहे? अभ्यास मात्र, तो ये मात्र नेगेटिव पॉइंट है, गलत। अब बचा बी, यही हमारा आंसर। पढ़िएगा, देखो कैसे। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। बच्चा छोटा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसे उसी के हिसाब से गृह कार्य देंगे। ठीक है, छोटा देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई KG1 का बच्चा है, आप उसे 2-3 क्लास के सवाल दे रहे कि वो कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो वही है ये। तो बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कितना उत्तम पॉइंट है ये। ठीक, आइएगा 66 पे। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। आप लोग अगर पहले से ये प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि पेपर हमने कब हल करके रख दिया। ठीक है, तो बच्चे विद्यालय आने से पहले, विद्यालय आने से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, ए ऑप्शन, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बी, कोरी स्लेट होते हैं। सी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, क्या कोरी स्लेट होते हैं? क्या कुछ भी नहीं जानते? बिल्कुल, ये तो गलत है, जानते हैं भाई। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ, ऐसा तो ये इतना समर्थ नहीं होते हैं, हालांकि जानते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि हर चीज़ में पारंगत हो। बच्चा छोटा है, नहीं बस ऐसा हो सकता है। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार, गलत बात। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो बचा हुआ हमारा ए। बस हमको ए पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक, सही है। और आप लोगों को एक बात हम और बता दें, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये जो व्यवहारिक लिखा है आप लोग देख लेना, ये बर्तनी शुद्धिकरण में आता बहुत ज़्यादा। व्यावहारिक ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, देख लेना आप लोग।
अब आते हैं 67 पे। क्या कहता है 67 नंबर क्वेश्चन। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। आप लोग से मदरा मत पढ़ देना, ठीक है, मंदिरा है ये। और जो आपने बिंदी हटा दी ना, तो देख लिए, देखो दोस्तों, ये होता है, कहते नहीं कि हिंदी की बिंदी बोलती है, और अंग्रेजी में बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, वो बोले नहीं जाते हैं, लेकिन हिंदी की बिंदी भी बोलती है, ठीक है। तो हमारी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा। तो अगर मंदिर, जो मंदिरा लिखा हुआ है, अगर आपसे ऊपर की बिंदी अगर हटा देंगे आप, तो मंदिरा हो जाएगा ना, और जैसे ही लगा देंगे तो मंदिरा एक नाम हो जाएगा लड़की का, ठीक है। तो मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मतलब मंदिरा कहती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई हूँ आदि वाक्य का प्रयोग करती है। मंदिरा आइएगा ऑप्शन पे आते हैं। ए, मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। बी, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग कर जानती है। सी, केवल मैं वाक्य वाले वाक्य ही बोल सकती है। डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कौन सा? मंदिरा। 67, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों, डी, वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कैसे आइएगा देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ये देखो क्या हुआ, मैं है, मुझे है, ये सब सर्वनाम वाले हैं, भी सर्वनाम है। और वो ये कहती है आम, तो भाई आम संज्ञा हो गया। और वो कह रहे मैं थक गई हूँ, क्या हो गया, मैं थक गई हूँ, ठीक है। तो थकना एक भाई क्या है, थकना क्रिया हो गई, और गई हूँ तो लिंग की बात कर रही है, तो वही हमारा है यहाँ पर, लिंग है, वचन है, क्रिया है आदि की वजह से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। आइएगा दोस्तों 68 पे आते हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों हम लास्ट कराते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, हमारे इस शिवम स्टडी चैनल पर दोस्तों हम पोस्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों की, जो पोस्ट होती है ना, आप लोग सभी जानते हैं। तो हमने आज एक क्वेश्चन उस पर डाला कि मनुष्य का हृदय, जो मनुष्य का हृदय है वो कितनी कक्षी होती है उसमें, ठीक है, कितने कक्ष का होता है मनुष्य का हृदय। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये था कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षी होता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझो कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे भगदड़ में आजकल क्या है, कोचिंग में तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे अब सुबह शाम देख रहे हैं कोचिंग कोचिंग कोचिंग, लेकिन आंसर उनका इतना गलत आया मेरे पास, आंसर उनका इतना गलत आया कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कई बच्चों ने तो ये कि 5 तक तो बता दिया उन्होंने कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 5 कक्षी होता है, कोई 1 कक्षी बता रहा है, कोई 2। अरे यार मेरा दिमाग पागल हो गया। मैंने बोला इतना सरल क्वेश्चन हमने दिया और फिर भी इन लोगों ने आंसर सही नहीं दे पाया, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य का हृदय कितने अकक्षी होता है। तो पता नहीं टीचर लोग नहीं सही से पढ़ाते हैं या ये लोग खुद नहीं पढ़ते। देखो टीचर तो कोई अपने ज्ञान में कोई कम नहीं पढ़ाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन ये लोग ही नहीं सही से पढ़ते हैं। इतना सरल क्वेश्चन और इन लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी ने नहीं, 60% बच्चे जवाब दे रहे हैं तो 40% गलत कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई, 90 तक तो होता तो सही रहता, इतना आगे पीछे बहुत डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 68 में, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे, कितना कक्षी होता है मनुष्य का हृदय, ठीक है। तो 68, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हो तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द का अर्थ, कोई शब्द लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट करने के हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन वाक्य प्रयोग, बी व्याख्यान,
सी भ्रमण और डी चित्र निर्माण करके। फटाफट दोस्तों 61 कोई शब्द है और उसे अर्थ, जैसे अभी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं और उसका वो डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसका मुझे आप लोगों को अर्थ समझाना है कि इसका मतलब क्या है। ये डिफ़िकल्ट पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, तो हम आपको कैसे समझाएंगे, कौन सा तरीका है। तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण दे दें उसी के, क्या कह रहे, उसी के ऊपर एक उदाहरण दे दें, वाक्य प्रयोग कर दें, तो भाई हमारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे तो हम और आपको पढ़ाते 30 मिनट होने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे तो मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, टाइफाइड हो गया है, तो इस वजह से फिर भी हमने वादा किया है, तो वादे के मुताबिक डेली दो कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे, कल एक भी क्लास हम नहीं ले पाए थे। मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आज मैं थोड़ा सही हुआ, तो वैसे ही हमने आप लोगों को क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब जैसे जैसे एकदम बस 2-3 दिन और लगेंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैसे ही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 प्रैक्टिस सेट एकदम 4-5 क्लासें चला देंगे, तो वही पीछे वाला जो छूटा हुआ है वो कवर हो जाएगा। जो मैंने वादा किया है आप लोगों से वो 100% निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग जो हमने बताया आप लोग वो ज़रूर करना। आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेके आइएगा, और वहाँ से जितने भी सीटेट के पेपर आए आप लोग उन पेपरों को लगाइएगा और हमारी इस क्लास को लीजिएगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप अभी जस्ट सबसे पहले आप क्या करें, इस क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग भी अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेटिव मिलता है, हम भी मोटिवेशन होते हैं अपने अंदर, और उतने ही पढ़ाने की उत्सुकता मेरे अंदर रहती है। ठीक है, हालांकि आप करो या ना करो, हम तो उतने ही जी जान से पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर वो आपकी मर्ज़ी। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।